नितिन नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। बीजेपी को लंबे इंतजार के बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी के नए प्रमुख के रूप में 5 बार के विधायक नितिन नवीन के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को उन्हें निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर आसीन होने वाले नितिन नवीन सबसे युवा नेता है। पीएम मोदी ने नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया, जो 2020 से ही अध्यक्ष पद पर काबिज थे। बिहार की सियासत से नाता रखने वाले नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे और वो पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। इनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वो बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित इस भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ। मेरी अपनी ओर से हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे युवा अध्यक्ष दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का बहुत सफलता के साथ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें माला पहनाई, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और इस जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस वक्त 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी हैं और प्रवेश गौतम हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रवेश गौतम जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। एक नवीन अध्याय शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है और आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा सबके सामने सार्वजनिक तौर पर कि मैं प्रधानमंत्री हूं इस देश का, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता होने के नाते नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। किस तरह से इस संदेश को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिया गया और जो नवीन अध्याय भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है उसको लेकर एक ओपनिंग रिएक्शन आपका प्रवेश जी। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लोग चौंकाने के लिए जानी जाती है, पर नितिन नवीन आनंद जी के जिस प्रकार नियुक्ति हुई, मैं उनके व्यक्तिगत गुणों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु जब मैं संपूर्ण बीजेपी को देखता हूं, वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं को देखता हूं, उनके अनुभवों को देखता हूं, तो भाजपा ने उनको एक प्रकार से दरकिनार किया है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत नितिन नवीन जी के गुणों पे टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु अमित शाह जी या मोदी जी या जगत प्रकाश नड्डा जी, इन्होंने जो निर्णय लिया या संपूर्ण पार्टी ने निर्णय लिया कि युवा पीढ़ी को आगे ला रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है, परंतु इस तरह भी युवाओं को आगे नहीं लाना चाहिए कि जो वरिष्ठ हैं, जो अनुभवी हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाए। क्योंकि कार्यकर्ता जो है नीचे, जब कोई पार्टी में काम करता है, अपने दिल लगाता है, तो हमेशा किसी न किसी नेता को फॉलो करने की चेष्टा करता है। लेकिन जिस प्रकार से
पिछले कुछ समय से बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे ला रही है, तो कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि हम करें तो करें क्या, किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आप पार्टी की आइडियोलॉजी फॉलो फॉलो करें। तो ये जो नियुक्ति है नितिन नवीन जी की, ये किस आधार पे की गई, ये आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि ऐसी कौन सी विशेष योग्यता थी उनके पास या है जो बाकी सीनियर नेताओं को दरकिनार करके ऊपर लाया गया। हालांकि कुछ विश्लेषकों का या सबका ऐसा मानना है कि युवा है, पुराना अनुभव है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वह यह है कि शायद शायद मैं इसमें शायद लगा रहा हूं, आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव जो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें देखा जाए तो 70 से 80 सीटें लगभग कायस्थ बहुल है, क्योंकि वहां पे कायस्थों की संख्या अच्छी खासी है। और दो मुख्यमंत्री पूर्व में, एक 23 साल और एक शायद 10-12 साल, यानी चटर्जी जी और एक और थे, वे भी उसी समाज से आते थे। तो संभावनाएं हैं कि बंगाल चुनाव को देखते हुए, चूंकि बिहार लगा हुआ है, बीजेपी ने युवा नेतृत्व नितिन नवीन जी का चयन किया हो। छत्तीसगढ़ में जो सफलताएं हैं उसकी जरूर चर्चा हो रही है, परंतु मैं फिर कह रहा हूं, पिछले कुछ समय से जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे सिर्फ एक बात आती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके कामों की उपलब्धि। तो चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है, कार्यकर्ताओं के सामने कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वरिष्ठ नेता है, चाहे नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, या अब नड्डा जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, ऐसे जो लोगों ने सालों पार्टी में दिया, पार्टी को खड़ा किया, अब उनका भविष्य आखिरकार क्या होगा। क्योंकि नई जो कमेटी बनाने की संभावना है नितिन नवीन जी की, उसमें भी ये चर्चा आ रही है कि 60 साल से नीचे के लोगों को तवज्जो दी जाएगी। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि उसमें 60 साल से नीचे वाले कितने होते हैं और 60 साल से ऊपर वाले कितने होते हैं। परंतु एक अजीब सी स्थिति जरूर बीजेपी के अंदर पैदा हो गई है। कार्यकर्ता कंफ्यूज है, क्योंकि कार्यकर्ता एक नेता को लेकर फॉलो करता है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से चेहरा रहे, राजनाथ सिंह केंद्र की राजनीति में रहे, नितिन गडकरी जी राजनीति की इनकी एक लंबी लॉबी है संपूर्ण देश में, इनके फॉलोअर्स हैं। और बीजेपी या पार्टी की जो भी रीति नीति है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, ये इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बताया। तो देखना दिलचस्प, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि नए युवा नेता जो नितिन नवीन आनंद जी बने हैं, वह अपने कार्यकर्ताओं को, जो उम्र में भी उनसे कई लोग बड़े मिलेंगे, जिन्होंने शायद जितनी इनकी उम्र है उससे ज्यादा समय पार्टी में या संघ में दिया होगा, उनको कैसे कमांड देते हैं। क्योंकि बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है जब एक 62 साल या 63 साल का वरिष्ठ नेता या 65 साल का जी भाई साहब नितिन जी, माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक असहज सी स्थिति जरूर उत्पन्न होती है। और ये चर्चा अभी भी, मैं जब ग्राउंड में घूमता हूं तो कई कार्यकर्ता बतौर पत्रकार हमसे पूछते हैं कि भाई साहब आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है या कौन सा क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें ये चयन किए जा रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, वहां पे भी बीजेपी ने चौंकाया एक नया चेहरा लाके। हालांकि नितिन नवीन जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल चुनाव है, असम चुनाव है। असम में भाजपा की स्थिति काफी कंफर्टेबल है, लेकिन बंगाल में बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। यह भी है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विधानसभा चुनाव होना है, जो इनके नेतृत्व में होगा, उसमें पार्टी कैसे प्रभाव देती है, क्या करती है। और सब एक और चीज जो आती है बड़ी पराग, यदि आपने भी नोटिस किया हो, यदि किसी जूनियर को एकदम से सीनियर पोस्ट दे दी जाए, तो जो उससे सीनियर रहे हो उनके जूनियर हो जाते, तो उनको कैसे ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर को वो सीनियर कैसे ट्रीट करेंगे, ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। हालांकि ये बंद कमरे में होगा, पर मैं फिर कह रहा हूं कि ये यक्ष प्रश्न है कि नितिन नवीन आनंद जी की नियुक्ति है, उसका आधार क्या है। जो आधार बताए जा रहे हैं, चर्चा में है, वह बहुत सामान्य आधार है। यदि इस क्राइटेरिया को देखेंगे तो मुझे लगता है ऐसे 50 नेता बीजेपी में होंगे जिन्होंने जितना नितिन नवीन जी ने काम किया, लगभग उतना ही काम किया होगा। छत्तीसगढ़ चुनाव की जरूर इनको एक कहा जा रहा है कि इन्होंने वहां सत्ता दिलाई है, कांग्रेस वहां मजबूत पक्ष में थी। और मैं फिर कहूंगा कि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पार्टी ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो भाजपा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। और प्रधानमंत्री के ही कामों को आगे रख के पार्टी जो है अब आगे बढ़ रही है। तो क्या सर ये माने कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही और जो सवाल मैंने आपसे पूछा, वो एक संदेश देने की कोशिश उन वरिष्ठ नेताओं को कर रहे थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर मैं नितिन नवीन को अपना बॉस मान रहा हूं बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, तो आप लोगों को भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल पराग जी, ये मोदी जी ने जो ये लाइन कही और सोशल मीडिया में और सब जगह ये ट्रेंडिंग में है कि बॉस, हु इज द बॉस, तो मोदी जी ने संदेश देने की कोशिश की है कि जितने दिग्गज या बल्लम नेता अपने आप को मानते हैं भाजपा के पुराने,
चाहे वह किसी प्रदेश के राजनीति में हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति में हो, उनको अब नितिन नवीन जी को अपना बॉस मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे सफल चेहरे, सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खुले तौर पर अपना बॉस कह दिया है। पर एक जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, जब आज मिठाई खिला रहे थे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, फोटो वोटो का सेशन हुआ, तो उस समय जो बॉडी लैंग्वेज मैंने बाकी राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जी की देखी, वो कहीं ना कहीं कुछ एक मैसेज दे रही है। प्लस फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान जब नितिन नवीन जी का परिवार आया, बच्चों को लिया गया, तो नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, टेक्निकली बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम के भी ऊपर होता है, जैसे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष सीएम के ऊपर होता है, ये बीजेपी का सिस्टम है। परंतु जो बॉडी लैंग्वेज में वहां देख रहा था, वहां ऐसा लग रहा था कि नितिन नवीन जी कुछ असहज है कि प्रधानमंत्री स्वयं खड़े हैं, सीट पे बैठा रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं, तो कैसे अपने बॉस को खुश करूं, कहीं उनसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिससे हमारा बॉस नाराज ना हो जाए। पर भाजपा में ये सबको पता है कि हु इज द बॉस, सिर्फ दो आदमी ही वहां पे बॉस माने जाते हैं, बाकी कोई भी वहां बॉस नहीं है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। एक सवाल और मेरा प्रवेश ये है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि अब जैसे बाकी विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी को ही हम लें, उन पर कहती है कि वंशवाद की राजनीति लोग करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, और वहां पर भी कोई आधार नहीं होता कि हम एक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और वहां पर छोटे कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी में ये रीति नीति है कि किसी को भी हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकते हैं। अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? अगर शीर्ष नेतृत्व तक एक जमीनी कार्यकर्ता पहुंचा है तो क्या एक, चूंकि आप खुलकर बात कर रहे हैं तो मैं भी खुलकर ही सवाल इस पर पूछ रहा हूं सर आपसे, क्या स्वतंत्र तौर पर एक अध्यक्ष की भूमिका नितिन नवीन अब निभाते हुए नजर आएंगे, या फिर शीर्ष नेतृत्व, या फिर आपने जो कहा कि बॉस कौन है ये सब जानते हैं बीजेपी में, फैसले वहीं से होंगे? पराग जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। आपका जो एग्जाम्पल दिया वो कांग्रेस की बात है, जो प्रमुख विपक्षी दल है, जिसमें परिवारवाद की बात है। परिवारवाद नो डाउट कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा करता है, पर बीजेपी में भी देखा जाए तो यदि मैं कांग्रेस की मैं पहले बात कर लूं, तो वहां गांधी परिवार ऐसा है जो एक बड़ा वट वृक्ष है, उसकी जड़ें होती हैं। यदि उस वट वृक्ष यानी गांधी परिवार को काट देंगे तो जड़ों में बिखराव आना, इसलिए कांग्रेस के लिए परिवारवाद मजबूरी। वहीं भाजपा की मैं बात करूं तो यहां पे, मतलब मोदी एरा से पहले की मैं बात करूं तो यहां पे आरएसएस वो वट वृक्ष कहलाता था, पर नितिन नवीन जी की नियुक्ति आरएसएस को भी, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, आरएसएस भी इससे बहुत खुश नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक आंतरिक कलह जो मैं देख पा रहा हूं, जो चर्चाएं हो रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वह बीजेपी और आरएसएस में भी स्पष्ट रूप से आ गया है। और यदि आप गौर करेंगे तो 2024 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो मोदी जी की सीट भी बीच में डगमगाई थी वाराणसी में, तब ये चर्चा जोरों पे हुई थी कि आरएसएस को ऊपर आना, आरएसएस को टेक ओवर करना चाहिए संगठन को, लोकप्रियता गिरती जा रही है। इस मुद्दे को या इस बात को मोदी और अमित शाह, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 लोग जनरली भाजपा में इन्हीं को ही कहते हैं, इन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और एक चैलेंज के रूप में लेके उसके बाद 18 महीने जो नड्डा जी का 2 साल कार्यकाल बढ़ा, बेसिकली उसमें ये अपनी एफिशिएंसी या अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे थे, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी। और जैसे ही इन्होंने बिहार चुनाव, जो सबसे टफ माना जा रहा था उस समय, उसमें जब इन्होंने बहुमत पाया, जो आंकड़े छुए, तो ये मैसेज दिया कि आरएसएस को बोला कि आप विचारधारा की बात करें, आप हिंदुत्व की बात करें, आप उस पे लाइन में चलें, राजनीति हमें करने दें, हम निर्णय लेंगे। तो ये स्पष्ट रूप से बता दूं, बीजेपी में भी या किसी भी राजनीतिक दल में जो मेन जड़ होता है आइडियोलॉजी होती है। अब आइडियोलॉजी आजकल तो नेता के अनुसार प्लस और माइनस होती है। यही बीजेपी है जो पहले कुछ और बात करती थी और आज कुछ और बात करती है। जैसे वॉशिंग मशीन का आरोप लगता है विपक्षी दलों द्वारा, बीजेपी को बताया जाता है पहले किसी पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, बाद में उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। तो अब आइडियोलॉजी बची नहीं है। यह है कि तूती किसकी बोलती है, चेहरा किसका बिकता है। तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नो डाउट देश में बिक रहा है, यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसी को आप मेन वट वृक्ष की जड़ मान ले। अब उसकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल सेंटर वही होगा, क्योंकि यदि इस जड़ को काट दिया या हटा दिया तो जो बाकी की जड़ें हैं वो अपने आप टूट जाएंगी। कांग्रेस में यही जड़ है गांधी परिवार, यदि इसको काट दिया तो बाकी की जड़ें टूट जाएंगी। ऐसा पहले हुआ भी है, जो एनसीपी बना या टीएमसी बना, ये सारे कांग्रेस के से निकले हुए नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं। बीजेपी में भी वही आसार हो जाएंगे। मोदी एरा के बाद
तो एक बात बहुत स्पष्ट जो मैं समझ पा रहा हूं कि नितिन नवीन आनंद जी फ्री होके कोई निर्णय शायद ना ले पाए। उनको नंबर 1 और नंबर 2 की अनुमति चाहिए होगी। और एक दिलचस्प बात जो मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नंबर 3 की फाइट बहुत तेज हो गई थी नितिन नवीन जी की नियुक्ति के पहले। तो अब भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि नंबर 3 की पोजीशन पार्टी में किसको मिलती है और नंबर 1 नंबर 2 किसको अपना सबसे करीबी बनाते हैं। हो सकता है नितिन नवीन जी नंबर 3 में आ जाए। मैं हालांकि पार्टी के हिसाब से थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मैसेज होता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बीजेपी में जो चाहते हैं वही होता है। अध्यक्ष कोई भी बन जाए, महामंत्री कोई भी बन जाए, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस में भले वटवृक्ष गांधी परिवार है, लेकिन वहां फ्री हैंड जरूर दिया जाता है। यदि आपको कोई पद दे दिया गया है जी तो पार्टी आपको कहती है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लीजिए, ठीक है। पर पार्टी को ज्यादा तो बीजेपी में नितिन नवीन जी मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र रूप से कोई विशेष निर्णय ले ठीक है। पाएंगे। हालांकि समय बताएगा कि क्या होता ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रवेश गौतम जी आप बने रहिए सर। संजय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। चर्चा संजय जी हम नितिन नवीन की ताजपोशी को लेकर कर रहे हैं। एक नए अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन अब हम देख रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं सर, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं उनकी इस नियुक्ति का, और जो प्रधानमंत्री ने बातें कही उनको बॉस बताया, या फिर अब आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां नितिन नवीन के सामने हो सकती हैं? ये जो नियुक्ति है इसको आप किस तरह से आकलन इसका कर रहे हैं संजय जी? देखिए, नितिन नवीन को जब पिछले महीने 14 तारीख को उनको कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद से लगभग तय हो गया था कि वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि नितिन नवीन सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। अब रही बात चुनौतियों की, तो नितिन नवीन के पास बहुत बड़ी चुनौती है। आपको पता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, इसके अलावा केरल में भी चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है। तो ये जो 4-5 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, ये नितिन नवीन के लिए चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती नितिन नवीन के पास ये है कि उनको पश्चिम बंगाल, जो लगातार पिछले कई बार से भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों के कारण नहीं बन पा रही। पिछली बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा गेन किया पश्चिम बंगाल में, उसकी 2 सीटें थी, 2 से 70 पहुंच गए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया जाए। इसके अलावा केरल में भी आपको पता है कि अभी हाल ही में जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना, पहली बार हुआ है जहां की केरल में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना है। तो नितिन नवीन के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, आसाम, हालांकि आसाम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार से सरकार है, लेकिन वहां भी चुनौती है कि सरकार को लगातार तीसरी बार रिपीट करनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनके पास मुख्य रूप से चुनौती यही है कि उनको इन 4-5 जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएं और अधिक से अधिक अच्छा रिजल्ट लाएं। अब जहां तक रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये हमारे बॉस हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बॉस है कि नहीं ये तो पक्का मालूम है, पता चले, लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से होता है कि कोई कितना बड़ा नेता हो, अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी हो तो उसको बॉस मानना पड़ता है। लेकिन जहां तक रही बात, हमारे सहपाठी भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने में मुश्किल आएगी, तो ये हर पार्टी में होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। कांग्रेस में भी यही होता है कि वहां पर देखने के लिए अध्यक्ष है कोई दूसरा और पूरा पार्टी चला रहा नेहरू गांधी परिवार। तो ठीक है, इस तरह होती रहती है। लेकिन नितिन नवीन के पास मुख्य रूप से चुनौती है कि उनको जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी स्थिति में लाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। जी ठीक है। प्रवेश गौतम जी, चूंकि इससे पहले आपने आरएसएस का जिक्र किया, तो अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो मोहन भागवत ने कहा भी था एक सवाल के जवाब में कि अगर हमें बनाना होता तो कब का बना दिया होता। यानी एक गहरा विचार मंथन हुआ, लंबा वक्त भी हुआ, इंतजार भी लंबे वक्त से हो रहा था कि आखिर कौन होगा जिस तीसरे नंबर की आप बात कर रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि बहुत ज्यादा आपने जो बातें कही उससे क्या ऐसा माने हम कि बहुत ज्यादा सहमति नहीं थी, तो बहुत ज्यादा विरोध में भी नहीं थे, मामला कुछ सेटलमेंट तक ही सीमित रहा? पराग जी देखिए, अंदर जब कमरे में हुआ वो तो कोई नहीं जानता, पर एक जो आपने मोहन भागवत की बात की, तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। मोहन भागवत जी ने एक ही बयान 2 जगह दिए, कलकत्ता में और भोपाल में, कि आरएसएस को बीजेपी के चश्मे से मत देखिए। सर,
आरएसएस चीफ यानी आरएसएस प्रमुख द्वारा एक ही बयान को 2 बार और बहुत कम अंतराल में देना, साथ में ये कहना कि टिकट के लिए आरएसएस में ना आए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मेरे जो सूत्र है वह ये बताते हैं कि बीजेपी अब आरएसएस से अलग लाइन में चल रही है। दोनों ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है कि आरएसएस का काम जो है उनका हिंदुत्व का या राष्ट्र प्रेम या जो भी विचारधारा का है, आप उस पर फोकस रखिए, राजनीति हमें करने दीजिए। इसके अलावा आपके कार्यक्रमों में जो आवश्यकता है शासन की, सत्ता की, या जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, वह सपोर्ट हम आपको निर्बाध रूप से दें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है कि यदि मैं मध्य प्रदेश की भी बात कर लूं तो मध्य प्रदेश में आरएसएस की तरफ से यहाँ संगठन महामंत्री बैठाए जाते हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह की बातें अक्सर नेताओं के बीच में चलती रहती हैं जी। तो मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा आकलन है, मेरा विश्लेषण है, आरएसएस अपनी लाइन पे अब आगे चलेगी और बीजेपी अपनी लाइन पे चलेगी। अब इन दोनों का क्रॉस कनेक्शन या किसी भी मोड़ पे राजनीतिक निर्णय लेने में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बीजेपी में आरएसएस का अब नहीं चले। छोटा मोटा एक अलग बात है कि प्रदेश की कार्यकारिणी हो या छोटा मोटा निगम मंडल हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे ये बहुत बड़ी नियुक्तियां नहीं कहलाती। तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में या बड़े पदों के उसमें बीजेपी अपने निर्णय स्वतंत्र लेती दिख रही है, जिसका असर पिछले 1-1.5 सालों से समझ में आ रहा है। और ये आपने भी कहा कि भागवत जी का बयान है। ठीक है संजय त्रिपाठी जी, एक फाइनल रिएक्शन, नितिन नवीन को अब हम क्या माने, संगठनात्मक चेहरा या चुनावी योद्धा, या फिर आप ये मानते हैं कि ऑटोमेटिक चूंकि चुनावी जो पूरी प्रक्रिया है वो तो नितिन नवीन से अब जुड़ी गई है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो जिम्मेदारी उनकी भी बड़ी होगी अब? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, नितिन नवीन के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि अभी जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर उनको साबित करना होगा कि मैं स्टाम्प रबर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं। उनको अपने ऐसे कुछ निर्णय लेने होंगे जिससे लगे कि नितिन नवीन अध्यक्ष है, ऐसे नहीं लगे कि कोई दूसरा पार्टी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी चला रहा है। तो उनके पास चुनौती है अपने आप को साबित करने के लिए, उनको साबित करना पड़ेगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे हिसाब से ही पार्टी चल रही है। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और केरल और तमिलनाडु में, वहां पर अगर पार्टी की स्थिति अच्छी रही, अगर पार्टी इस बार जीत हासिल कर लेती है, अगर जहां तक रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्तर पर कोशिश कर रही है। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में सफल हो गई तो ये मान लीजिए कि आप अपने आप साबित हो जाएगा कि नितिन नवीन ने अच्छा प्रयास किया और अपने वो निर्णय अच्छा लेते हैं, संगठन उनको साबित हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद करूंगा संजय त्रिपाठी जी आपका और प्रवेश गौतम जी आपका, क्योंकि वक्त चर्चा के लिए मुझे अभी इतनी इजाजत दे रहा है, मगर एक नया अध्याय शुरू हो गया है। नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालते हुए नजर आपको आएंगे। आने वाले वक्त में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, देखना होगा उनकी कार्यप्रणाली किस तरह आगे रहती है। फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। मध्य प्रदेश औद्योगिक समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ता राज्य। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और प्रगतिशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन बना प्रदेश की नई औद्योगिक ताकत। GIS वैश्विक संवाद, महानगरों में रोड शो और RIC में प्राप्त असंख्य निवेश प्रस्तावों से प्रदेश को मिली नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश तैयार है स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में निवेश का नया आसमान छूने को। बैठक में MP की ब्रांड छवि को फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए 19 से 22 जनवरी तक होगा वैश्विक नीति निर्माताओं और प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सीधा संवाद। प्रदेश में ऑटोमोटिव, एनर्जी, IT, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स में निवेश को किया जाएगा प्रोत्साहित। नई संभावनाएं, असीमित निवेश। डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला